हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज से हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन का ये टॉपिक जो है वो मैं 6 लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। ये क्लास 11th और जो ग्रेजुएशन लेवल है उन दोनों के लिए है। क्लास 11th के लिए फर्स्ट 5 लेक्चर होंगे और जो 6 लेक्चर होगा वो पूरा ग्रेजुएशन का होगा, यानी कि टोटल 6 लेक्चर है। ग्रेजुएशन वालों के लिए जो बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए तो पूरे 6 लेक्चर है, बट जो सिर्फ 11th क्लास में है उनके लिए 5 लेक्चर ही है। जो छठा लेक्चर होगा वो उनके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन का मतलब समझना जरूरी है कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। तो नॉर्मली ये बोलचाल में हम कह देते हैं कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स क्या देते हैं, तो आप जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो फिक्स एसेट्स होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। हाँ जी सर, तो इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। अच्छा, एसेट्स का मतलब क्या है? जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करे। सर ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ये फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो जो हमको लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म में हमको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ऐसा कोई भी चीज जो मुझे बेनिफिट देते देते 1 साल के अंदर में या तो बेनिफिट देना बंद कर दे या कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स कहलाता है। अलग बात है। अच्छा, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है ना, वो हमारा कहलाता है नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। ओके सर, तो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 2 तरह का होता है कि इंटेंजिबल, टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स वो होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस को ऑपरेट करने में तो हेल्प मिलता है, प्रॉफिट अर्न करने में मिलता है, बट वो दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है। जैसे कि आपका ब्रांड नेम, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है ना, ट्रेडमार्क, ये क्या है? ये एक्चुअल में आप ढूंढोगे कि कहाँ है गुडविल, कहाँ है पेटेंट, कहाँ है कॉपीराइट, क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसे ये अगर मैं बोलूं तो ये मुझे दिख रहा है, बट वो फिजिकली इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो इसको कहते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो सर ये डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? अभी बात करते हैं। पहले हम क्या समझे कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, अब टेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स जो होता है वो होता है 2। एक होता है आपका मैन मेड, यानी कि इसमें टेंजिबल में भी मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज, वो चीज जो आपने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है, ठीक है ना। तो नेचर के थ्रू जो क्रिएट किया हुआ रिसोर्सेस है, जैसे कि ऑयल, कोयल, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब की बात करते हैं। ये भी क्या कहलाता है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे कोयला आपने सुने हो ना, कोयला बोले तो कोल, ठीक है ना। अब मैन मेड क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, बहुत सारे जो इस तरह के एसेट्स होते हैं। ओके सर, अगर हम कोई भी चीज यूज करते हैं, अगर कोई भी चीज अगर हम यूज करते हैं तो यूज करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ सर, तो वो वैल्यू जो कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ, ये आपका कहना ठीक है कि ऐसा कहते हैं, बट ये डेप्रिसिएशन की जरूरत है। डेप्रिसिएशन क्या है? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर? क्योंकि ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो हम कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किससे डिसाइड करते हैं? ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे डिसाइड करते हैं कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है, क्या होता है? एक होता है आपका कैश बेसिस और दूसरा क्या होता है आपका एक्रूअल बेसिस। क्या होता है? एक्रूअल बेसिस। तो ये जो एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग है और कैश, दोनों में क्या है कि अगर मैंने कोई चीज खरीदा, मशीन खरीदा मैंने, ठीक है ना, और अगर मैं कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता हूं तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा खर्चा जो है रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। कैश बेसिस में क्या माना जाता है? रेवेन्यू नेचर का। और एक्रूअल बेसिस में जो है वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों माना जाता है, डिपेंड करता है कि उसके यूजेस पे। तो अगर उसका यूज जो है वो 1 साल के अंदर में खत्म हो जाता है तो वो आपका करंट एसेट्स में आएगा, और अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो हमारा वो फिक्स एसेट्स। अच्छा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। अच्छा सर, हम जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि 1 साल का कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम सिर्फ उस साल कितना खर्चा हुआ और उस साल कितना इनकम हुआ, सिर्फ हमें ये देखना है ना। हाँ सर, यानी कि इस साल मैंने कितना कमाया, उसको कमाने के लिए मैंने कितना खर्च किया, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ सर,
अच्छा, अगर मैंने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, क्या खरीदा मैंने? 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, तो मशीन का मैं 1 लाख रुपए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, और इस साल का इनकम चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमको ये इस साल का खर्चा देखना होगा। तो ये सर 1 लाख रुपए मैंने फिक्स एसेट्स में खर्चा किया मशीनरी में, तो क्या मेरा खर्चा नहीं है? क्या मैंने जो सामान बनाया है उसको बनाने में इसका कोई यूज नहीं है यूज। तो मान लेते हैं इसका बेनिफिट मुझे इस मशीन का एस्टिमेट कर लेते हैं कि 10 साल मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 10 ईयर का इसका लाइफ है। तो अगर 10 ईयर का लाइफ है तो इसका मतलब 1 साल का बेनिफिट कितने रुपए के बराबर दे रहा है? 10,000 रुपए का। तो इसका मतलब हमें करंट ईयर में खर्चा करंट ईयर का लिखना होता है ना, तो करंट ईयर का हम एक्सपेंस क्या मान लेते हैं? 10 साल। यानी कि जो लाइफ मुझे जो बेनिफिट देने वाला है ना, ये एसेट्स 1 लाख रुपए, इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों? 10 पार्ट में। तो इसका मतलब 1 साल का खर्चा कितना हो गया? 10,000 रुपए। अच्छा, तो ये 10,000 रुपए मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाकी 1 लाख में से 10,000 घटाने के बाद जो 90,000 है वो अभी भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर ये क्या बात बता रहे हो? यहाँ डेप्रिसिएशन ऊपर हेडिंग लिख रखे हो और ये आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। मैं बस ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसकी जरूरत क्यों पड़ी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरूरत बस इसीलिए पड़ी है कि आप सोचो ना कि 1 लाख रुपए का अगर मैं इसी साल का खर्चा मान लूं अगर कैश बेसिस पे, तो बताओ क्या ये 1 लाख रुपए मेरा इस साल का खर्चा है? क्या आगे आपको मशीन ऑपरेट करने में, बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्प नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए इस साल का खर्चा नहीं है, इसको टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि इसका बेनिफिट टुकड़ों में मिलेगा। और हमें इस साल बिजनेस पैसा कमाने में जितना हेल्प किया है ना, इस साल खर्चा हुआ है, सिर्फ वही हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस साल पूरे 10 साल तक मशीन चलेगा, तो 1 साल का इसका मतलब खर्चा कितना? 10,000। तो ये 10,000 रुपये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मैंने बस ये बताने की कोशिश किया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और डेप्रिसिएशन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में क्या है। ओके सर, तो ये जो फिक्स एसेट्स है वो दो, इंटेंजिबल, टेंजिबल। तो हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसके पीछे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, किसी भी चीज की वैल्यू में कमी आती है। सबसे पहली बात तो ये, लैंड की कभी भी वैल्यू कम नहीं होती है, लैंड की वैल्यू कभी भी नहीं होती है कम, इसलिए नो डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? अभी और देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये प्लांटर मशीनरी है, मेरे पास ये मशीन है, मान के चलो मेरे पास एक मशीन है, ये मशीन है मेरे पास, एक कैलकुलेटर मशीन है, ठीक है ना। तो अब मैंने मान के चलो इसको 1,000 रुपये में खरीदा, तो अब क्या इसकी वैल्यू हमेशा 1,000 रुपये रहेगी? नहीं, इसकी वैल्यू में कमी आएगी। जैसे आप मोबाइल, आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल की वैल्यू जितने आज खरीदे हो, क्या हमेशा उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? उसकी वैल्यू में कमी आती है ना। हाँ सर, वैल्यू में कमी तो आती है, तो उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं दोस्तों? उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओहो हो। अच्छा, ये कमी की वजह क्या है? वजह इतने सारे हो सकते हैं। सबसे पहला वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है नॉर्मल यूज। अगर आप कोई भी चीज यूज करते हो तो यूज करने से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई भी आपका फिक्स एसेट्स है, क्या है आपका? फिक्स्ड एसेट्स है, बट वो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए है। सर फिक्स्ड टाइम पीरियड का मतलब क्या? जैसे कि आप लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या करते हैं? लीज पे। लीज का मतलब होता है फिक्स टाइम। जैसे आप रेंट पे रहते हैं ना, तो रेंट पे क्या होता है कि हर मंथ पर मंथ देते हो, पर अगर वही उसका अगर आप फिक्स करवा लेते हो कि मैं 5 साल तक के अग्रीमेंट कराता हूं कि ये 5 साल तक मैं यहां रहूंगा, तो 5 साल तक एक अग्रीमेंट साइन कर लियो कि 5 साल तक मैं यहां रहूंगा, तो वो बिल्डिंग को आपने जो 5 साल तक रेंट पे लिए हो ना, उसको कहते हैं लीज। तो लीज पे अगर आपने कहा कि हर साल मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा 5 साल तक के, तो इसका मतलब अब 5 लाख रुपए टोटल पेमेंट कर दियो, 5 साल रहना है ना, तो इसका मतलब 1 साल के लिए कितना दियो? सर 1 लाख रुपए। तो जो 1 साल का जो 1 लाख रुपए दिए हो वो आपका कहलाएगा डेप्रिसिएशन। अच्छा सर 5 लाख रुपए पेमेंट कर दियो टोटल 5 साल रहने के लिए लीज पे,
तो वो 5 लाख रुपए आपका फिक्स एसेट्स है। क्या है वो आपका फिक्स एसेट्स है। अब उस 5 लाख रुपए का फिक्स टाइम पीरियड के लिए दियो ना, तो फिक्स टाइम पीरियड ऐसा कोई भी चीज जिसका बेनिफिट फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिले, उसके बाद वो खत्म हो जाए, तो वो कहलाता है इफ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो अब 1 लाख रुपए 5 साल का है, तो 1 लाख रुपए इस साल का है ना, टाइम बीतने से उसकी वैल्यू में कमी आती जा रही है ना, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन, इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से, फिक्स टाइम पीरियड की वजह से। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए। तो जब कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड, जैसे कि अभी 4G था, अब 5G आ गया, तो जो 4G फोन था वो तो अब सस्ते में बेचना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू में कमी आ गई ना, क्योंकि अब 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गया। तो इस तरह का जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है, तो उसी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से कोई भी एसेट्स में वैल्यू कमी आती है, तो उसको ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। ओके, एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अब कोई फर्नीचर है, कैलकुलेटर गिर जाए, इसमें खराबी आ जाए या टूट फूट जाए, तो इसकी वजह से भी इसके वैल्यू में जो कमी आएगी उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन, हाँ ये मैंने बताया जो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। सर जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर यूज करने की वजह से अगर कोई उसके वैल्यू में कमी आती है ना, तो उसको कहते हैं डिप्लेशन। क्या कहते हैं, डिप्लेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, डिप्लेशन। अच्छा, और ध्यान से देखना, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, लैंड को छोड़ के, लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होता, मतलब लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पे जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको डिप्लेशन कहते हैं। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने ह्यूमन मैन मेड है, यानी मैन मेड जितने रिसोर्सेस है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, अमोर्टाइजेशन। तो बोलने के लिए डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, बट इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब की वैल्यू में कमी आने को क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस की वैल्यू में कमी आती है तो डिप्लेशन कहते हैं। मैन मेड फिक्स्ड एसेट्स यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स है तो उसकी वैल्यू में कमी आती है डेप्रिसिएशन। लैंड पे डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होता। ओके, तो सर ये तो हमको समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब जो डेप्रिसिएशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के जो है कई सारे रास्ते, कितने बहुत सारे रास्ते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है, क्लास 11th और बीकॉम लेवल दोनों के लिए सिर्फ 2 ही मेथड है। यानी कि कितनी वैल्यू कम हो रही है सर, तो कितनी कम हो रही है, कैसे कैलकुलेट करें, इसके 2 रास्ते हैं। यानी इसके मैं आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाला है, याद रखना। लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज का आपका सिलेबस में नहीं है, ना ही इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है जिसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं वो भी सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है। तो डेप्रिसिएशन के मेथड की बात करें तो मेथड जो है ना वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है जी, 2 तरह का, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ जी, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को ही दूसरे भाषा में कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक और नाम से जानते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसको भी 3 नाम से जानते हैं। एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दूसरा होता है, तीसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो अब इसको करने के लिए मैं इस ऊपर का ये मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड को हम शॉर्ट में SLM के नाम से जानते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम शॉर्ट में WDV से जानेंगे। सर ये दोनों क्या है, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक मशीन खरीदा, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो मान के चलो कि 100 रुपए का मैंने खरीदा, कोई भी चीज खरीदा 100 रुपए का मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों से हम बात कर लेते हैं। तो अब डेप्रिसिएशन मतलब इसकी वैल्यू हमने कहा कि 10% हर साल जो है वो कम हो जाएगी। तो हर साल 10% कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो 100 रुपए का 10% कितना आएगा, 10, बचा कितना, 90।
अब दूसरे साल फिर से 10% लगेगा, तो 10% जो है किस पे लगेगा, जितने में आपने खरीदे हो ना उस अमाउंट पे। इसका मतलब 100 पे सर कितना आएगा, 80 आएगा। मतलब कि हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ये 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में आपने खरीदा है ना उसी पे हमेशा लगेगा। मतलब कि ये घटते जाएगा घटते जाएगा, इस तरह से ये एक दिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट जब WDV की बात करते हैं तो पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया कितने पे, 10% लगाया हम 100 पे, तो इसका मतलब 10 आ गया, 90 बचा ना। अब जब दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग, यानी जो आपके पास बैलेंस बचा है ना उसका 10%। तो बैलेंस कितना बचा है, अब पहले साल तो आपकी जो एसेट थी वो 100 रुपए की थी, अगले साल 10 रुपए घटने के बाद कितने रुपए, 90। तो जितने साल एसेट्स की वैल्यू है ना जब उस समय उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 90 पे। तो कितना रुपए आ जाएगा, 9, तो कितना आ जाएगा 81। अब लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन दोबारा, तो अब कितने पे लगेगा, 10% ऑफ 81 कितना आ जाएगा, ये 8.1, तो ये आपका आ जाएगा 72.9। ये इस तरह से ऐसे चलता जाएगा और इसकी कभी भी वैल्यू जो है वो 0 नील नहीं होती है, डेसिमल में जरूर रहेगा, कभी भी नील नहीं होगा। तो ये दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और उसके बाद हम करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमने एक लिखा है क्वेश्चन। एक्स परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर ₹1 लाख। He purchased another machinery for ₹60,000 on 1st October 2022. Show the machinery account in the books of X if depreciation is charged at 10% per annum by SLM straight line method till 31st March 2023, year ended 31st March every year। यानी कि हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, कब तक बनाना है, 31 मार्च 2023 तक के, मतलब 4 साल का, और इनका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है हर साल के 31 मार्च को। ओके सर, तो अब मशीन खरीदा गया है 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 को मशीन खरीदा गया है, तो खरीदने की एंट्री क्या होगी दोस्तों, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आपके पास से पैसा गया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि कैश में खरीदा, और कैश में खरीदा बोले तो चेक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब कैश का मतलब चेक के थ्रू भी होता है। अब क्योंकि कैपिटल एसेट्स है ना, फिक्स एसेट, तो ये सब मशीनरी ये सब जो है वो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट किया जाता है, तो इसीलिए ये एंट्री होगा। अच्छा, अब साल का एंड बताइए, 1 अप्रैल 2020 के बाद साल कब खत्म होगा, 31 मार्च कब आएगा, 31/3/2021। और हाँ, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं ना वो साल के एंड में करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च कब आएगा, 31 मार्च 2021 में आएगा। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो 2 मशीनरी अकाउंट, या फिर ऐसा कह लीजिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। तो मशीनरी कितने रुपए की चली गई, यानी कि मशीनरी की वैल्यू कम होना का मतलब भी है कि मशीनरी चली गई है, 10,000 रुपए से कम हो गया। कमाल है ना। हाँ सर, 1 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे मशीन खरीदा था। अब बताइए 1 लाख रुपए का कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्वेश्चन में 10%। अब इसका भी लॉजिक जरा देख लेते हैं। एक 10% पर एनम होता है और एक 10% सिर्फ होता है। तो दोस्तों अगर ये पर एनम लिखा है ना, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे साल में हमने कितना महीना यूज किया है। जितना महीना यूज करेंगे ना उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। और एक बात और कि डेप्रिसिएशन सर कब से लगता है, याद रखना, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है पुट टू यूज के डेट से। क्या, पुट टू यूज। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट्स पे कब चार्ज होना शुरू होता है, कब उसकी वैल्यू में कमी होना शुरू होता है। पुट टू यूज, रेडी फॉर यूज, यानी कोई भी एसेट्स जब रेडी होता है, यूज के कंडीशन में होता है ना, उस समय से उसकी वैल्यू में कमी होना शुरू हो जाता है। तो अगर पर एनम लिखा हुआ है ना, तो जितने महीने एक साल में यूज करोगे एसेट्स उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर अगर सिर्फ 10% है, सिर्फ 10% है, आगे ये पर एनम नहीं लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब आप साल में कभी भी खरीदो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। क्या? पूरे साल का, बस। ओके सर, तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% है। हमने कब खरीदा? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का होता है ना? हाँ सर, तो पूरे साल का 1 लाख रुपए का 10% जो होगा वो 10,000 रुपये होगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब एंट्री कर लेते हैं इसकी, क्योंकि हमको जर्नल एंट्री नहीं करना एग्जाम में, हमको लेजर पोस्टिंग करनी है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमने बना रखा है, डेट पर्टिकुलर्स होता है, इधर डेबिट लिखते हैं, ये आपका रुपीज हो गया, डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, और फिर दोबारा से रुपीज, एंड ये आपका क्रेडिट। ये लेजर अकाउंट है, और लेजर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक और कॉलम बनता है जर्नल फोलियो का। वो नॉर्मल जब लेजर बनाते हैं तब, अगर हम ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमको जर्नल फोलियो की कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमें नहीं बनाना है। ओके सर, अब हम फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, ये हमको पता है ना? हाँ, 2020 कब हमने खरीदा है? अप्रैल 1, तो 2 क्या लिखा जाएगा? 2 बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। मशीनरी नंबर 1 खरीदे हैं। कितने का खरीदे हैं सर? 1 लाख रुपए का। अगला डेप्रिसिएशन कब होगा? साल के एंड में, मतलब 2021 मार्च 31 को क्या लिखा जाएगा? बाई। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको देखते हैं। तो मशीनरी क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपए से वैल्यू कम हो गया? 10,000 रुपये। अब बताओ, इसी डेट को आपके पास जो एसेट्स यानी कि मशीनरी रह गई है, उसकी वैल्यू कितनी बच गई है सर? 90,000। कैसी बातें करें, कैसे आया? ये आप टोटल करेंगे, 1 लाख रुपए में से आप 10,000 रुपये घटा देंगे तो 90,000 रुपये आ गया। ये कैसे आ गया? बैलेंसिंग फिगर। आपको पता है ना कि जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया है वही अगले साल का, यानी 2021 के बाद 22 ना जी ना, 31 माह 2021 के बाद 2021 में ही अप्रैल आएगा 1। क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना रुपए है? 1 लाख रुपए। कमाल है ना? हाँ 1 लाख रुपए नहीं, कितना रुपए रह गया है दोस्तों? 90,000 रुपया। ओके, कमाल है, 90,000 रुपये हो गया। अब क्या करना है? अब फिर से दोबारा डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 2022 में क्या है? मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाई डेप्रिसिएशन हर साल, अब क्योंकि देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, यहाँ पे लिखा है ना एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जितने में हमने खरीदा ना उसी अमाउंट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा जब तक 0 ना हो जाए। तो मतलब हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये लगता जाएगा। कमाल है सर, ये तो हम आसानी से कर लेंगे। कितना आसान है सर। बैलेंस सीडी कितना बचेगा यहाँ पे? 80,000 रुपया। ठीक है ना, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अब 80,000 रुपये। अब यहाँ पे टोटल कितना है? 90,000। टोटल तो 90 है। अब जो बैलेंस सीडी 2022 का इधर आ जाएगा। 2022 में क्या लिखा जाएगा? अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितना रुपए है सर? 80,000 रुपये है। अब 80,000 रुपये है। अब 2022 में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? इफ he purchased another machinery for 60,000 on 1 October 2022। 1 अक्टूबर 2022 को एक नई मशीनरी खरीदी गई है। 1 अक्टूबर 2022। अच्छा सर, 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च 2023 में आएगा। इसका मतलब ये अकाउंट 31 मार्च 2023 खत्म होने से पहले ही खरीद रहे हो। अच्छा, तो इसी साल इसका मतलब अक्टूबर आएगा, तो 2 खरीदने की एंट्री कर लो। 2 बैंक अकाउंट। कौन सा? मशीनरी नंबर M2। कितने का खरीदे हो सर? 60,000 रुपये का। तो यहाँ पे 2023 क्या है? यहाँ पे मार्च 31 क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास 2 है, M1 M2। M1 का तो वही लगेगा 1 लाख रुपए पे, ओरिजिनल कॉस्ट 10% ना, तो 10,000 रुपये आ गया।
अब बताओ दूसरा मशीन हमने कितने का खरीदा है सर? 60,000 रुपये का। कितना परसेंट? 10%। अब मैंने बताया था कि जब ये पर एनम लिखा होता है तो जितना समय यूज किए ना उस फाइनेंशियल ईयर में उतने ही समय का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बताओ कब खरीदा गया है? 1 अक्टूबर 2022। तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च आने में कितना समय लगेगा सर? कैसी बातें करो, 6 महीने लगेगा। कितने महीने लगेगा? 6 महीने। तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा ये? 3,000 रुपये। तो कितना यहाँ पे आ गया? 13,000 डेप्रिसिएशन। अब इसी डेट को क्या आएगा यहाँ पे? बाई बैलेंस CD। क्या? बैलेंस CD कितना? M1 M2। M1 का कितना है सर? 80,000 रुपये में से 10,000 रुपये और कम हो जाएगा तो 70,000। ये दूसरे का M2 का 60,000 में से 3,000 रुपये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा सर? ये बचेगा हमारा 57,000। ठीक है ना? तो इसका मतलब टोटल अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 0 0 आ गया, ये 7 आ गया, 1,27,000 है। ठीक है ना? तो टोटल जोड़ के देख लिए 8 से 14 1,40,000। तो ये 1,40 बराबर हो गया ना? हाँ सर ये तो बराबर हो गया। हमें 31 मार्च 2023 तक के बनाना था ना, 1 2 3 2023 तक ही बनाना था। हाँ जी, तो हमारा कंप्लीट हो गया 21 से 22, 22 से 23। ठीक है ना? तो ये हमको मशीनरी अकाउंट में इस तरह से किया जाता है। सर इतना आसान है? इसमें सेल भी किया जाता है, मशीनरी को बेचा भी जाता है। तो चलो 1 साल का और मैं बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। इफ अगर मैं ये कह दूं कि X यानी कि ही सोल्ड फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी कि ₹40,000। कितना? 40,000। यानी कि जो पहला मशीन है उसके पास कौन सा वाला? ये 1 लाख रुपए वाला। तो उसको उसने बेच दिया। कब बेच दिया? 1 अप्रैल 2023 में 40,000 रुपए में। अच्छा, बेचने का एंट्री क्या होगा सर? बेचेंगे तो पैसा आएगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? हमारे पास से मशीनरी जा रही है। ओके सर, तो मशीनरी अकाउंट जा रही है हमारे पास से। तो बताओ कब बेच रहा हूं? 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 मैं इसका ये जो CD है मैं यहाँ पे BD लिख लेता हूँ। 2023 अप्रैल 1 का टू बैलेंस BD में M1 M2 दो अलग अलग है ना। ये है हमारा 70,000 रुपये और दूसरा 57,000 का। तो यानी कि 70,000 रुपये वाला मशीन है। 70,000 रुपये वाला आप कितने में बेच रहे हो सर? हमने बेचा इसको 40,000 में। कितने में बेचा? 40,000 रुपये में। कितने का घाटा? 70 वाला 40 से बेचोगे तो घाटा होगा ना। कितने का घाटा हो रहा है? 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का घाटा को क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यही लिखेंगे, बस कंप्लीट हो गया। अब हमारा देखो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2023। क्या लिखेंगे? अप्रैल 1 मशीनरी क्रेडिट हो रहा। क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम और डेबिट में दोनों नाम है, बाई बैंक अकाउंट एंड दूसरा है ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो। कितने में बेचा गया? 40,000 रुपये में। और बाई दूसरा होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। हम इसको लास्ट में ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा सकता है। कई क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है साल के एंड में जितने भी खर्चे होते हैं वो P&L अकाउंट से चार्ज होता है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कई किताबों में लिखा रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना? आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट लिखिए, ब्रैकेट में चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हेडिंग लिख दीजिए, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दीजिए। सर 70 वाला 40 से बेचे तो कितने का घाटा हो गया? 30,000 रुपये का। कमाल हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो 70 वाला खेल था ये तो खत्म हो गया। हाँ, अब 2024 में आपके पास कौन सी एसेट्स है सर? एक ही बची है, दूसरी वाली, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसका? M2 का। तो सर M2 कितने में खरीदा था? 60 है।
कितना परसेंट डेप्रिसिएशन सर? 10%, 6000। सर यहाँ पे तो 3000 लगा था, यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने था, बट यहाँ पे अगले साल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पूरे साल का लगाना, इसीलिए 6000 रुपये। तो अब यहाँ पे बाई बैलेंस CD कितना आ जाएगा सर? 57 में से 6 घटा देंगे तो 51,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51,000। और टोटल तो इसका 127 था, 127 ही आएगा। आप टोटल कर सकते हैं, आपका 1,27,000 रुपये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए थे, जिसमें हमको बस ये देखना था कि ये इसकी जर्नल एंट्री, खरीदने की, बेचने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, और उसके हेल्प से हम लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। यानी कि हमको तो मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट ही बनाने के लिए एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन था डेप्रिसिएशन का। अभी 5 और लेक्चर है, तो मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।